नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस डिफेंस तारानगर YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग और आज हम चर्चा करने वाले हैं 19 जून के करंट अफेयर के बारे में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत धमाकेदार होगा, आपको अच्छे से देखना है। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, क्योंकि आपको अब से इसी प्रकार के वीडियो मिलता रहा करेंगे। यानी कहने का मतलब आपको सुबह 7 बजे रोजाना सुबह 7 बजे तो आपको मिलेगा करंट अफेयर का वीडियो। उसके बाद मैथ का वीडियो भी आपके लिए अपलोड किया जाएगा, इंग्लिश का वीडियो भी आपके लिए अपलोड किया जाएगा। बहुत अच्छे से हम अच्छा सा मैनेजमेंट करके आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आपका काम अच्छे से देखना, चैनल को सपोर्ट करना और अच्छे से अपनी तैयारी करना। अगर आप नेवी की तैयारी करते हैं, अगर आप एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, अगर आप एनडीए की तैयारी करते हैं या फिर कोई अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए इस चैनल के ऊपर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत धमाकेदार तरीके से मिलने वाला है, बहुत ही जबरदस्त और अद्भुत तरीके से आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको इस क्लास का पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और क्लास को अच्छे से अटेंड करेंगे। वीडियो आपको अंत तक देखना है और जो भी मैं आपको बीच में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं उनको अच्छे से आपको अपने दिमाग में एडजस्ट कर लेना है, जिससे कि आपको कभी भूलो नहीं और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम चर्चा करते हैं 19 जून के करंट अफेयर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग जो मामला होता है, फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी है। यानी उस देश का नाम आपको बताना है जिसने क्रिकेट मैच में जो फिक्सिंग होती है उसको एक कानूनन अपराध का दर्जा दे दिया है। तो कानूनन अपराध का दर्जा क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को किस देश ने दिया है? तो ध्यान रखना दोस्तों, पाकिस्तान ने। दोस्तों जुल्म कर दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान सबसे घटिया देश होकर के भी क्या कर रहा है, क्रिकेट मैच में जो फिक्सिंग होती है, जो सबसे ज्यादा फिक्स करते हैं मैच, वही क्या करते हैं, वही क्या कर रहे हैं, एक कानून बना रहे हैं, कानून अपराध कर रहे हैं, कानूनन अपराध बना रहे हैं। किसको? मैच फिक्सिंग को। तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी पाकिस्तान के लिए। वही बात है, छोटा मुंह बड़ी बात, ये पाकिस्तान के लिए लागू हो रही है। पता नहीं इसके ऊपर कितने दिन टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, दिखावा है या सच है, ये तो आगे की बात है। लेकिन ध्यान रखना, क्रिकेट मैच में जो फिक्सिंग होती है उसको एक कानूनन अपराध बनाया गया है। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। यहां पर बात करते हैं पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान, वो क्रिकेट से ही बिलोंग करते हैं। उनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जो भ्रष्टाचार निरोधक जो संहिता है उसमें संशोधन किया है और इसके साथ साथ मैच फिक्सिंग को अपराध बनाने का या अपराध का दर्जा देने के लिए क्या किया है, प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। इसके साथ साथ जो इमरान खान है, उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के बीच में ही अपनी टीम को इंग्लैंड दौरे पर जाने की क्या दे दी है, अनुमति दे दी है। इसका कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों वहां पर बहुत तकड़ी भूखमरी है, इसलिए वहां अगर इंग्लैंड जाएंगे तो कुछ ना कुछ कमा के लेके आएंगे, इसलिए उनको भेज रहे हैं वहां पर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो नई संहिता है इसके तहत बोर्ड मैच फिक्सिंग और स्पोर्ट फिक्सिंग को अपराध का दर्जा देगा और इसके लिए कड़े दंड का प्रावधान भी होगा। ठीक है, कड़े जो दंड है उसका प्रावधान भी होगा। पता नहीं कैसा मतलब देने वाला है दंड, वो तो आगे की बात है, देखते हैं क्या होता है। कोई मैच फिक्सिंग करेगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो यहां पर बात आती है पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान और इसकी जो राजधानी उसका नाम आप सभी को पता होगा। इनकी राजधानी का नाम है मुर्दाबाद नहीं, इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। इसकी जो राजधानी वह है इस्लामाबाद, जिसको मुर्दाबाद के नाम से भी पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं AIIB, ने भारत को कोरोना से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? तो ध्यान रखना है बाबू आपको अच्छे से कि जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो बैंक है उसने भारत को कुछ राशि दी है, कुछ लोन दिया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो वो राशि कितनी है? वो राशि है 5,714 करोड़। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। 5,714 करोड़ रुपए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने दिए हैं। किसको? भारत को। किसके लिए? कोरोना से लड़ने के लिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर बात आती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए,
AIIB की फुल फॉर्म क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? बीजिंग, चीन के अंदर है। और इसके अध्यक्ष का क्या नाम है? इसके अध्यक्ष का नाम है जीन लिकुन। क्या नाम है? जीन लिकुन इसके क्या है? अध्यक्ष हैं इस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑटिस्टिक प्राइड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या है? ऑटिस्टिक प्राइड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, ऑटिस्टिक जो प्राइड डे है वो 18 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 जून को। ध्यान रखोगे, ऑटिस्टिक प्राइड डे जो है वो 18 जून को मनाया जाता है। अच्छा, ऑटिस्टिक प्राइड डे है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से समझिए कि प्रति वर्ष 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है और इस दिन को पूरे विश्व में इसी नाम से ही मनाया जाता है। एक ही नाम है इसका, ऑटिस्टिक प्राइड डे, जो पूरे विश्व में मनाया जाता है 18 जून को और प्रत्येक साल मनाया जाता है। अच्छा, ये एक तरह की बीमारी होती है जो बच्चों के पैदा होने के दौरान उनके दिमाग में हो जाती है। यानी एक प्रकार की दिमागी बुखार मान सकते हो, या दिमाग की एक बीमारी है जो जैसे बच्चा पैदा होता है उसके तुरंत बाद ये बीमारी हो जाती है। और जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, उसके शरीर का विकास होता है, वैसे वैसे इस बीमारी का पता चलता जाता है। ठीक है, इसके साथ मैं आपको बता दूं, जो ऑटिस्टिक प्राइड डे है वो पहली बार कब मनाया गया था? 2005 को मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो एस्पीस फॉर फ्रीडम के द्वारा, एक संस्था है बाबू, एस्पीस फॉर फ्रीडम। एस्पीस फॉर फ्रीडम संस्था के द्वारा 2005 में ऑटिस्टिक प्राइड डे पहली बार मनाया गया था और जल्द ही एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मनाया जाता है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे ऑटिस्टिक प्राइड डे के बारे में। 2005 को पहली बार मनाया गया था एस्पीस फॉर फ्रीडम संस्था के द्वारा। एक प्रकार का बुखार मान सकते हो, एक प्रकार का बीमारी है ये ऑटिस्टिक प्राइड, जो हर साल जिसके उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? दिवस मनाया जाता है 18 जून को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है? दोस्तों, निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो ध्यान रखना, भारत को। किसको चुना गया है? भारत को। यूएनएससी के अंदर भारत को 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं इसके बारे में। भारत को 17 जून 2020 को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। अब भारत 2021-22 के लिए इस सर्वोच्च संस्था का क्या बन गया है? अस्थायी सदस्य बन गया है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि भारत इससे पहले भी बन चुका है 1950-51 में, 1967-68 में, 1972-73 में, 1977-78 में, 1984-85 में और 1991-92 में। और इसके साथ साथ 2011-12 में भी क्या बन चुका है? भारत ये जिम्मेदारी निभा चुका है और एक बार फिर से 2021-22 के लिए भारत इस संस्था का अस्थायी सदस्य बन गया है। कौन सी बार बना है? 8वीं बार बना है। कौन सी संस्था का? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है? कौन सी बार? 8वीं बार। लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी बनी है? तो ध्यान रखोगे अच्छे से, बायर्न म्यूनिख नाम की जो टीम है, वो क्या बनी है? 8वीं बार लगातार बुंडेसलीगा का खिताब जीतने वाली टीम बनी है, बायर्न म्यूनिख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से समझना कि जो बायर्न म्यूनिख जो टीम है उसके खिलाड़ी हैं जिनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। क्या नाम है? लेवांडोव्स्की। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने एक गोल किया और उस गोल की मदद से जो वर्डर ब्रेमेन की जो टीम थी उसको 1-0 से हरा दिया। किसने? बायर्न म्यूनिख ने। कौन सी बार? लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा जो खिताब है वो अपने नाम कर लिया। कौन सी टीम को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है? तो ध्यान रखना, वर्डर ब्रेमेन नाम की टीम को। किसके गोल से हराया गया?
एक गोल किया था, एकमात्र गोल, और किसने किया था? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने किया था। किस टीम के खिलाड़ी हैं? बायर्न म्यूनिख नाम की टीम के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 8वीं बार लगातार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने के लिए तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल को वहां भेजेगा? दोस्तों उस देश का नाम बताना है जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की उपलक्ष्य में जो 75वीं वर्षगांठ जो मनाई जा रही है, कहां पर? मॉस्को में। कहां पर आयोजित की जा रही है? मॉस्को में आयोजित की जा रही है। एक सैन्य परेड आयोजित की जा रही है इस विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो उस परेड में तीनों सेनाओं के 75 सदस्यीय दल को भेज रहा है। तो ध्यान रखना, भारत भेज रहा है। कौन भेज रहा है? भारत। तीनों सेना मतलब एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों सेनाओं के 75 सदस्यीय दल को वहां पर भेजेगा। कहां पर? मॉस्को में। तो मॉस्को में किस अवसर पर एक आयोजन हो रहा है? तो ध्यान रखना, द्वितीय विश्व युद्ध में जो विजय प्राप्त हुई थी उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, ठीक है। उसके उपलक्ष्य में भारत 75 सदस्यीय दल की टीम वहां पर भेज रहा है सैन्य परेड के लिए, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों यह परेड दूसरे विश्व युद्ध में रूस और गठबंधन देशों के सैनिकों की वीरता और बलिदान का सम्मान करने के लिए आयोजित की जा रही है। यानी ये जो परेड है ये दूसरे विश्व युद्ध में रूस और उस रूस के गठबंधन में जो भी देश थे उन देशों के सैनिकों ने जो वीरता दिखाई थी, जो बलिदान दिए थे, उस बलिदान का सम्मान करने के लिए ये परेड आयोजित की जा रही है मॉस्को के अंदर। और दोस्तों रूस के जो रक्षा मंत्री जिनका नाम है जनरल सर्गेई शोइगु, जनरल सर्गेई शोइगु हैं, उन्होंने 24 तारीख को जो विजय दिवस की जो परेड होगी उसमें भाग लेने के लिए भारतीय दल को आमंत्रित किया है। भारतीय दल को रूस के रक्षा मंत्री ने आमंत्रित किया है जिनका नाम है जनरल सर्गेई शोइगु, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखोगे। 24 जून को ये क्या होगी? परेड होगी। कहां पर होगी? मॉस्को के अंदर होगी। किसके लिए होगी? दूसरे विश्व युद्ध में जो विजय हुए थे उसकी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये सैन्य परेड का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत के 75 सदस्य क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? अच्छा, चौथे एशियाई युवा पैरा ओलंपिक जो खेल होने वाले हैं अगले साल 1 से 10 दिसंबर के मध्य, उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ध्यान रखना, बहरीन कर रहा है। कौन कर रहा है? बहरीन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए एशियाई पैरा ओलंपिक समिति यानी एपीसी ने हाल ही में यह घोषणा की है कि बहरीन अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। दोस्तों ये घोषणा किसने की? एशियाई पैरा ओलंपिक जो समिति है उसने इसकी घोषणा की है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इन खेलों में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। कितने खिलाड़ी? 800 खिलाड़ी इसमें भाग लेने वाले हैं। और प्रतियोगिता में 9 खेलों को जगह दी गई है जिनमें एथलेटिक्स है वो भी शामिल है, बैडमिंटन शामिल है, पावर लिफ्टिंग शामिल है, तैराकी शामिल है और टेबल टेनिस को भी शामिल किया गया है। दोस्तों यह पहला अवसर है जब बहरीन को इतनी बड़ी पैरा ओलंपिक खेल की प्रतियोगिता का आयोजन करने का या मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहरीन इतनी बड़ी प्रतियोगिता का पहली बार क्या कर रहा है? आयोजन कर रहा है या फिर मेजबानी कर रहा है, ठीक है। तो पहली बार मेजबानी करने जा रहा है, इसलिए आपके लिए आपके एग्जाम के दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखोगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं, पहले अगले क्वेश्चन से पहले बात करते हैं एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी की चर्चा करते हैं, यानी एशियन पैरा ओलंपिक जो समिति है उसकी चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका सिद्धांत क्या है? इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है वन विजन, वन मिशन, वन होप। ध्यान रखना, एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी का मोटो क्या है? इसका सिद्धांत क्या है? वन विजन, वन मिशन और वन होप, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 2002 में की गई थी। इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? साउथ कोरिया के बुसेन शहर में। साउथ कोरिया का जो बुसेन शहर है वहां पर इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर आबू धाबी में है। कहां पर है? आबू धाबी में, जो कहां पर पड़ता है? यूएई में पड़ता है, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट का क्या नाम है? इसके प्रेसिडेंट का नाम है माजिद राशिद। क्या नाम है? माजिद राशिद, ठीक है। इसके सीईओ का क्या नाम है? इसके सीईओ का नाम है तारेक सोई। क्या नाम है?
तारेक सोई इसके क्या हैं, सीईओ हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात मैंने आपको बताई है एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी के बारे में। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है? अच्छा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो ध्यान रखना दोस्तों, IM विजयन जो है वो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, भारतीय टीम फुटबॉल टीम के, ठीक है, फुटबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं IM विजयन। तो IM विजयन की जो सिफारिश है, इसके नाम की जो सिफारिश है वो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने खेल मंत्रालय के सामने की है कि इनको क्या दिया जाए, पद्मश्री से सम्मानित किया जाए। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने देश के चौथे सबसे बड़े अवार्ड पद्मश्री के लिए दिग्गज फुटबॉलर IM विजयन का नाम खेल मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है। दोस्तों IM विजयन को 2003 में अर्जुन अवार्ड से भी शामिल मतलब इनको क्या हुआ था, हासिल हुआ था, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था 2003 के अंदर। दोस्तों ये 3 बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं। कितनी बार रह चुके हैं? 3 बार। इतने महान खिलाड़ी हुए हैं ये फुटबॉल की टीम में। ध्यान रखना, इनको 3 बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों 1992 से लेकर 2003 के मध्य इन्होंने भारत के लिए खेला था और कितने मैच खेले थे? 79 मैच खेले थे। उन्होंने इसमें 40 गोल भी क्या किए थे, दागे थे, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर बात आती है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की। किसकी बात आती है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात आती है। इसका जो संक्षिप्त है वो क्या है? संक्षिप्त जो अक्षर है वो है AIFF। इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 23 जून 1937 को की गई थी। मुख्यालय दिल्ली के अंदर है और इसके अध्यक्ष का नाम है प्रफुल्ल पटेल। क्या नाम है? प्रफुल्ल पटेल। पुरुषों की टीम के कोच कौन है? दोस्तों भारत की जो फुटबॉल टीम है पुरुषों की, उसके कोच हैं इगोर स्टमक। कौन है? इगोर स्टमक। इसके साथ साथ महिला टीम के कोच कौन है? मैमोल रॉकी। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ गया होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय निर्यात आयात यानी एग्जिम बैंक ने किस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है? दोस्तों जो भारत का जो एग्जिम बैंक है यानी भारतीय निर्यात आयात जो बैंक है, उसने भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण दिया है, ऋण देने की सुविधा प्रदान की है। वो कौन से देश को दिया है वो ऋण, वो आपको बताना है। तो एग्जिम बैंक ने 21.7 करोड़ डॉलर का जो ऋण दिया है वो किसको दिया है? मलावी को दिया है। कौन से देश को दिया है? मलावी को दिया है। ध्यान रखना आपको अच्छे से। अच्छा, ये ऋण क्यों दिया गया है ये भी तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस सहायता का इस्तेमाल पेयजल आपूर्ति योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। यानी मलावी जो देश है वहां पर पेयजल आपूर्ति की परियोजनाओं के लिए ये ऋण दिया गया है, 21.7 करोड़ डॉलर का ऋण, ठीक है, भारतीय निर्यात आयात यानी एग्जिम बैंक के द्वारा। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ ही एग्जिम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से मलावी सरकार को अब तक 39.57 करोड़ रुपए की जो डॉलर हैं वो 5 ऋण सुविधाओं के लिए क्या कर चुके हैं? प्रदान पहले ही कर चुके हैं। कहने का मतलब पहले भी 39.57 करोड़ डॉलर की राशि भी दी जा चुकी है भारत सरकार के द्वारा। किसको? मलावी सरकार को। कौन से बैंक के द्वारा? एग्जिम बैंक के द्वारा, ठीक है। और ये ऋण सुविधाएं किसके लिए दी गई थी? सिंचाई नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, तंबाकू थ्रेसिंग संयंत्र लगाने के लिए, ईंधन भंडारण सुविधा की आपूर्ति के लिए, और जो लिखुबुला नाम की जो नदी है वहां से मुलांजे नाम का एक शहर है, मुलांजे से लेके ब्लेटायर तक एक नई पेयजल आपूर्ति के निर्माण के लिए सुविधा दी गई थी। 39.57 करोड़ डॉलर की राशि दी गई थी इन 5 सुविधाओं के लिए, ठीक है। किसको दी गई थी? मलावी सरकार को दी गई थी। किसके द्वारा? एग्जिम बैंक के द्वारा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना, पंकज त्रिपाठी को। किसको? पंकज त्रिपाठी को। वैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा दिया था, तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आपने इसको पढ़ लिया होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों अच्छे से पढ़ाई कीजिए, दमदार तरीके से पढ़ाई कीजिए। आज थोड़ी सी तकलीफ है मेरे कंठ में, अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। कोई अगर आवाज में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लग रही है, समझ में आने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, तो इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।